गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है अक्टूबर 18 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आज हम लोग बहुत सारे टॉपिक करने वाले हैं। तो आज के टॉपिक्स में कुछ टॉपिक्स तो रिपीटेड होने वाले हैं, जैसे सीजे वाला टॉपिक हो गया, लेकिन उसके अलावा मोस्टली जो यहाँ पे टॉपिक आपको नजर आ रहे हैं ना, वो लगभग नए टॉपिक हैं। तो आज का एनालिसिस काफी अच्छा होने वाला है, लास्ट तक इसको जाके देखें। आपको एक और बात बताता चलता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक आपको पहले से आता है और उसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक टाइम स्टैम्प दिखाई देता है, वहां पे जाके आप पर्टिकुलर टॉपिक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर किया करें, हम आपके लिए एफर्ट इतना सारा लेते हैं, आप एक क्लिक करने का एफर्ट तो कम से कम यहाँ पे ले ही सकते हो। और अपने अटेंडेंस जरूर दिया करें, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते, सलाम, कुछ ना कुछ आप कमेंट सेक्शन में करेंगे तो हमें पता चलता रहता है कि ये स्टूडेंट जो है, एस्पिरेंट हैं, वो सीरियस हैं और हमारे एनालिसिस को रोज रोज देखते हैं। चलिए अब टॉपिक बता देता हूं आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो सीबीआई वाला पहला टॉपिक रहेगा। पहले इसको हम लोग कर चुके हैं, जिन बच्चों ने नहीं किया है उनके लिए रिवीजन हो सकती है। सीजीआई वाला टॉपिक हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, इसको मैं आपको नहीं करवाऊंगा। ये सिर्फ मैंने आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए कंटेंट यहाँ पे ऐड किया गया है, क्योंकि इंडिया के अभी नए चीफ जस्टिस आए हैं, उनको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उसके बारे में है बस, बाकी और कुछ नहीं है। ये हमारा जो नया टॉपिक आता है ये है दोस्तों, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। इसके बारे में हम लोगों ने काफी पिछले साल किया था बेसिकली, तो शायद आपके लिए बिल्कुल नया कंटेंट होगा, इसको हम लोग करने वाले हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसके बारे में पढ़ेंगे, ये दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमारे पास आता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वैसे इसकी फॉर्म होती है एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। और इंडिया, तो ये नई रिपोर्ट आई है, इसके बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं। ये होता क्या है, इसके अंदर क्राइटेरिया क्या क्या होता है, इंडिया के बारे में इस रिपोर्ट ने क्या कहा है। कुछ अच्छी चीजें कही हैं, थोड़ी खराब चीजें भी कही हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। टोकनाइजेशन क्या होता है, आरबीआई ने इसको क्यों लॉन्च किया था, इसका यूज क्या होता है, इससे सेफ्टी सिक्योरिटी और ये कैसे काम करता है, उसके बारे में बात करेंगे। इकोनॉमी वाले पोर्शन से हमारा आ जाता है, बैंकिंग सेक्टर से। उसके बाद लैंग्वेज इशू और हिंदी, ये एक और यहाँ पे आज का एक्सप्लेनर सेक्शन है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हल्का फुल्का। देखिए, हिंदी लैंग्वेज इंपोज की जा रही है दूसरी स्टेट्स के ऊपर, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं सरकार के ऊपर, तो थोड़ा इसके बारे में बात कर सकते हैं। साइबर थ्रेट, ये है आज का एडिटोरियल सेक्शन। टू बी ऑनेस्ट, बहुत मजा मुझे इसको करने में नहीं आया, मुझे लगा था कि शायद कुछ नया इसके अंदर कुछ एंगल मिलेगा, लेकिन मिला नहीं। एक आधी चीज मिली है जो आपको मैं एक्सप्लेन यहाँ पे कर सकता हूँ। उसके अलावा वी हैव सम एमसीक्यूज आल्सो एंड वी हैव सम एडिशनल आर्टिकल एज वेल। चलिए, तो पहले पेज से बढ़ते हैं, और पहले पेज पे जो सबसे पहली न्यूज है वो ये है, ये फ्रंट पेज की न्यूज है। और दिखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो दिल्ली की न्यूज है, पॉलिटिकल न्यूज है, इसको हम लोग क्यों करें। तो इसीलिए हमें एज सच ये न्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं है कि भैया सीबीआई ईडी रोज किसको अरेस्ट करती है, क्यों करती है, वो हमारे काम की चीज नहीं है। बट जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी में हमें हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के बारे में पढ़ना रहता है, तो उस परस्पेक्टिव से हमें सीबीआई के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, अभी दिल्ली में मनीष सिसोदिया जी को जो है दोबारा से सीबीआई की पूछताछ के लिए भेजा गया, इनको अरेस्ट किया गया, वो सारी चीजें चल रही हैं। पॉलिटिक्स में हम लोग नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सीधा सीबीआई के ऊपर। तो सीबीआई कोई आज की एजेंसी नहीं है, बहुत पुरानी एजेंसी है। बेसिकली क्या हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और इंडिया में जब यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट भी चल रहा था उन्हीं दिनों में, तो सरकार के ऊपर काफी प्रेशर था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़े हो रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन थे, उनके अंदर भी लार्ज स्केल करप्शन चल रहा था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ऑफिशियल्स के करप्शन को रोकने के लिए तो इन्होंने क्या किया, एक स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बनाया, एसपीई। कब बनाया, 1941 में। मेन फोकस यही था कि भैया जो ऑफिसर्स के अंदर करप्शन होता है उसको रोकना है, दैट वाज द मेन पर्पस। 41 में ये बनाया गया, फिर 1943 में ऑर्डिनेंस पास किया गया, ठीक है। अब ये सारी चीजें चल रही थी, फाइनली दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 पास किया गया। और आपको बताता चलूं, आज भी सीबीआई इसी एक्ट के थ्रू काम करती है, आज भी सीबीआई इसी एक्ट के थ्रू इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसको पावर इसी एक्ट से मिलती है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये आपने ध्यान रखना है। और जो भी करप्शन के केसेस होते हैं वो सुपरविजन में वो सीबीआई के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन सीवीसी की सुपरविजन में होते हैं, इसे कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये आपने लक्ष्मीकांत में भी इसके बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जाके इसको जरूर पढ़ें, ठीक है। क्योंकि हमारा जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, उसके तहत सीवीसी को ये पावर मिली हुई है कि सीवीसी जो है वो सीबीआई का यूज कर सकती है फॉर द इन्वेस्टिगेशन केसेस who are involved in the corruption cases. CBI derives its power, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। CBI is the main investigation agency
ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत सारे केस ये कवर करती है सीबीआई, जैसे जो फिजिकल लॉज होते हैं उसके रिगार्डिंग, ब्रीच ऑफ द लॉज कंसर्निंग कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कंट्रोल, इनकम टैक्स, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, फाइनेंशियल केसेस को भी बहुत ज्यादा सोल्व करती है। एक्चुअली सीबीआई के अंदर अलग अलग सेल बने हुए हैं, साइबर वाले अलग हैं, फाइनेंस वाले अलग हैं, दूसरे जो क्रिमिनल एक्ट्स होते हैं वो अलग हैं, अलग अलग है। और इंटरपोल के बारे में हम लोगों ने 2 दिन पहले बात किया था, तो इंटरपोल में भी सीबीआई जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। तो ये थोड़ा सा आपको सीबीआई के बारे में पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन भी आती है ना, तो आप प्रीलिम्स में आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, इतनी इन्फॉर्मेशन में कम से कम आप 2 या 3 ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर ही सकते हो, आप सीधा सही आंसर तक पहुंच जाओगे। कम से कम इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए रिक्वायर्ड है। चलिए, तो ये चंद्रचूड़ जी को हमारा 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फाइनली अपॉइंट कर दिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, और इनको बहुत सारी बधाई। और वैसे भी बहुत जबरदस्त एक जस्टिस हैं ये, और यूजुअली गवर्नमेंट को काफी डांटते रहते हैं, और क्योंकि ये बिल्कुल भी किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इनके फादर साहब भी चीफ जस्टिस रहे हैं, और शायद वो 16th चीफ जस्टिस थे, और अब तक के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस रहे इनके फादर साहब। अभी ये भी बने हैं, लगभग 2 साल के लिए रहेंगे ये। क्योंकि अभी जो हमारे जो यू ललित जी हैं वो अभी रिटायर हो गए हैं। तो ये तो पूरा एंगल था। और इनके फादर ने कई सारे डिसीजन लिए थे अपने टेन्योर में, इन्होंने अपने फादर के डिसीजन को कईयों को रिवर्स कर दिया है। देखिए, क्योंकि समय बदलता है, सोसाइटी की वैल्यूज बदलती हैं, चीजें बदलती हैं, तो उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन भी चेंज होती है। बाकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कैसे अपॉइंट किया जाता है, पूरी प्रोसीजर क्या होती है, सेकंड जज केस क्या था, फर्स्ट जज केस क्या था, थर्ड जज क्या था, कोलेजियम कैसे काम करता है, वो चीजें हम लोग पहले बहुत अच्छे से कर चुके हैं, इसलिए हम लोग इस टॉपिक की ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। बट कल आपसे जो मैंने सवाल पूछे थे वो भी हमारे जुडिशरी के रिगार्डिंग ही थे। 2 सवाल पूछे थे, क्योंकि कल भी आपको मैंने सीजेआई वाला टॉपिक करवाया था। तो पहले जो क्वेश्चन हमारा था उसका आंसर हो जाता है ओनली 2, और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन हो जाता था उसका था 1, 2 एंड 4। तो इसमें 3 जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। द सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी कॉर्पोरेशन और इंडिविजुअल। नहीं, ये हाई कोर्ट के पास भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है। अगर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोई इशू होता है, दिक्कत होती है, तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स। बिल्कुल सही बात है, अगर 2 स्टेट्स के बीच में झगड़ा होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, आपको हाई कोर्ट में जाने की कोई जरूरत यहां पे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 1 और द मोर स्टेट्स। यस, वही बात है। अगर तमिलनाडु के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई इशू होता है तो आप जो है मद्रास हाई कोर्ट में नहीं जाओगे, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, तो ऐसे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स जो थोड़ा इकोनॉमी में अच्छा है और उनको लगता है कि भैया उन्होंने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ रखी है, समझ में आती हैं चीजें, तो उनसे पूछना चाहता हूं कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो होती है, ठीक है, और एक एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन होती है। एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, इन दोनों में क्या फर्क होता है थोड़ा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ आइडिया है नहीं। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है यहाँ से, देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट्स 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर स्कीम। देखिए ये क्या है ना, ये एक फंक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे जहां पे इन्होंने बहुत सारी किसान समृद्धि केंद्र को इनॉग्रेट किया था। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इन्होंने 2 चीजें बोली हैं। एक तो इन्होंने कहा है कि भैया जो 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर स्कीम है इसको हम लोग शुरू करने वाले हैं। दूसरी बात, किसान सम्मान निधि, इसके बारे में इन्होंने थोड़ा सा बात किया है। ये आपके लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, ये वाला जो कंटेंट है आपके लिए मैंने कंटेंट अलग से डाल रखा है। ठीक है, वो कंटेंट जो क्या है वो थोड़ा आप यहाँ से देखिए। सरकार ने डिसाइड किया कि भैया हम लोग 2023 को मिलेट ईयर डिक्लेयर करेंगे। ये चीज हम लोगों ने कल भी एडिटोरियल में पढ़ा था, क्योंकि मिलेट के ऊपर सरकार काफी फोकस करने वाली है, और क्योंकि मिलेट काफी न्यूट्रिशियस होते हैं, तो इंडिया में जो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है वो मिलेट से दूर हो सकती है। बट हमारे लिए जो ज्यादा मेन कंटेंट है वो ये वाला है। तो 2 स्कीम के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। पहली स्कीम होने वाली है प्रधानमंत्री सम्मान निधि। देखिए यहाँ पे लिखा नहीं, आप लिख सकते हो प्रधानमंत्री सम्मान निधि। ठीक है, सम्मान का मतलब होता है रिस्पेक्ट और निधि का मतलब होता है कोष, जो भी आपको निधि मतलब पैसा, उससे रिलेटेड रहता है। ठीक है, ये 2019 में लॉन्च हुई थी भैया प्रधानमंत्री सम्मान निधि। इसमें क्या किया जाता है, जो किसान होते हैं, ठीक है, किसान की जो इनकम होती है, उसकी जो लैंड होल्डिंग उसके पास थोड़ी बहुत होती है, उसकी इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए
यानी उसकी इनकम को थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट करने के लिए ये प्रधानमंत्री सम्मान निधि स्कीम 2019 में चलाई गई थी। इसके अंदर क्या होता है, हर साल किसान को 6,000 रुपए दिए जाते हैं और ये पैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू उसके सीधा अकाउंट में आते हैं, कोई मिडिलमैन नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। और ये एक्चुअली एक साथ नहीं आते हैं 6,000 रुपए, ये 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में आते हैं। हर 4 महीने के बाद किसान के खाते में 2,000 रुपए आते हैं। ये बहुत, अगर आपके फादर या मदर फार्मर है तो उनको पता होगा। मेरे फादर जो है फार्मर हैं, मेरे पापा के अकाउंट में बिल्कुल अकाउंट में पैसे आते हैं एंड दिस स्कीम इज वर्किंग वेरी वेल, ठीक है। और दिस स्कीम जो शुरुआत में स्कीम थी वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए थी, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम की जमीन होती है। बाद में इसको सभी किसानों को एक्सटेंड कर दिया गया था, मतलब इसको एक्सपैंड कर दिया गया था, ठीक है। पूरी तरह से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। दोस्तों मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बार एग्जाम में यूपीएससी में कई तरह के सवाल पूछ लेता है वो, और कई बार वो एक तरफ स्कीम पूछ लेता है, एक तरफ मिनिस्ट्री पूछ लेता है, फिर बोलता है मैच द फॉलोइंग, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट, इस तरह की चीजें भी पूछ लेता है। कई बार सीधा भी पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द प्रधानमंत्री सम्मान निधि स्कीम। तो उसमें आपको 2-3 चीजें पूछेगा। मिनिस्ट्री उसमें हमेशा पूछी जाती है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में होता है, क्योंकि हमारे देश में इतनी सारी मिनिस्ट्री है ना, तो काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है, मिली जुली सी चीजें होती हैं, मिली जुली सी मिनिस्ट्रीज होती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फार्मर्स वेलफेयर। ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको बता दिए हैं, किसानों की इनकम को यहाँ पे थोड़ा सा एनहेंस करना है, सप्लीमेंट करना है, इसमें मनी लेंडर वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता है। चलिए एक और स्कीम जो है वो मोदी जी ने इसी स्कीम में बोली गई है, वो है वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। मुझे पर्सनली भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये स्कीम जो है इसका काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ था जब इसको लॉन्च किया गया था, और लोग द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि भैया सरकार इस पूरी स्कीम के थ्रू अपने आप को प्रमोट करना चाहती है, एक तरह से सरकार की एडवर्टीजमेंट है। बताता हूं आपको सारा मामला क्या है। मामला यह है कि जो भी मान लो किसान को यूरिया लेना है, ठीक है, या फिर उसको डैप लेना है, डाई अमोनियम फॉस्फेट का जो फर्टिलाइजर होता है वो लेना है, या फिर इसको पोटाश फर्टिलाइजर लेना है, कुछ भी उसको लेना होता है, तो मान लीजिए इस तरह से एक आता है वो, ठीक है, एक सैक आता है, कट्टा कट्टा बोलते हैं जिसको हिंदी में, ये आता है। अब इस स्कीम में क्या कहा गया, इस स्कीम में ये कहा गया कि भाई ये जो भी फर्टिलाइजर हैं, ठीक है, इनके ऊपर जो नाम होगा, जो ब्रांड होगा, जो लोगो होगा और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है वो किस तरह से लिखी जाएंगी। पहले तो इन्होंने ये कहा कि ये जितना भी स्पेस होता है इसके ऊपर, इसका नाम, ब्रांड, लोगो इसके 1/3 में आएगा, ठीक है, जैसे ये 1/3 है, और बाकी 2/3 में क्या आएगा, भारत। 2/3 में लिखेंगे भारत, ब्रांड, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना लोगो, वो यहां पे आएगा, देखिए लिखा हुआ यहां पे प्रधानमंत्री जन उर्वरक योजना, और ये लिखा भारत यूनियन, ठीक है। तो ये तो आता है 1/3 में और ये आता है 2/3 में। बेसिकली स्पेस को कैसे यूटिलाइज किया जाएगा। अब आप यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए कि हमारे देश में फर्टिलाइजर की बहुत सारी प्राइवेट कंपनी है, तो अभी प्राइवेट कंपनी का नाम इनके ऊपर नहीं आएगा, सीधा क्या लिखा आएगा, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, और यहाँ पे लिखा आएगा कि वो कौन सा प्रोडक्ट है। अगर वो यूरिया है तो भारत यूरिया, और अगर वो डैप है तो भारत डैप, और अगर वो पोटाश है तो भारत मोप, और अगर वो एनपीके है, मिक्सचर है तीनों का, तो भारत एनपीके, वो लिखा हुआ आएगा। प्राइवेट कंपनी का नाम यहाँ पे लिख के नहीं आएगा। तो इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा था कि भाई इसके थ्रू सरकार अपने आप को प्रमोट करना चाहती है। अब भैया सीधी सी बात है, कोई प्राइवेट कंपनी है मान लो XYZ, उसका नाम तो यहाँ पे है ही नहीं, तो उसको क्या इंसेंटिव है, उसको तो कोई इंसेंटिव नहीं है। तो इसीलिए सरकार इसको खुद प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, अपने नाम को प्रधानमंत्री यहाँ पे लिख दिया ना, तो एक तरह से प्रमोशन ही हो गया ये। अब इसमें एक और आरोप लगाया जा रहा है, जब मान लो पहले कोई XYZ कंपनी थी और वो इस फर्टिलाइजर को बेचती थी और इसके अंदर कोई भी कमी होती थी, मान लो इसकी पैकेजिंग में कोई गलती हो गई, कोई भी गलती हो सकती है, तो उसके लिए आप कंपनी को जिम्मेदार ठहरा सकते थे, उसके खिलाफ एक्शन ले सकते थे। लेकिन अब इसकी पैकेजिंग में या कल को इसके कोई कंटेंट में कोई दिक्कत आती है, तो आप उस कंपनी को यहाँ पे
अकाउंटेबल नहीं मान सकते, उसके लिए सरकार को अकाउंटेबल मानना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने अभी इसके ऊपर अपना नाम लिख दिया है, प्राइवेट कंपनी का नाम इसमें नहीं है। तो एक चीज यहाँ पे ये भी है कि भाई जो प्राइवेट कंपनी है इसको खाद को बना रही है, फर्टिलाइजर को बना रही है, तो यार वो भी अपने आप को प्रमोट करे ना, क्या दिक्कत है। अब आप जब चिप्स खरीदते हो, कोक खरीदते हो, कोई भी सामान खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, उसके ऊपर ब्रांड का नाम तो होता ही है, ब्रांड को उससे बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पे प्राइवेट कंपनी को क्या बेनिफिट मिलेगा जब उसका नाम ही इसके ऊपर नहीं आएगा। तो इसीलिए जो है इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि भैया देश में इतनी सारी ब्रांड हैं अलग अलग करके, तो उसके अंदर हम लोग यूनिफॉर्मिटी लेके आना चाहते हैं। अब चाहे वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो, सभी के अंदर ये लागू होने वाला है। अब ये आपका कोई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हमें स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। बस ध्यान आपने ये देना है, ये 1/3 और 2/3 ये पूछेगा आपसे एग्जाम में, प्रीलिम्स में। 1/3 में नाम, ब्रांड और लोगो आएगा, ठीक है, और 2/3 में क्या आएगा, 2/3 में आएगा प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना, ये लिखा आएगा। ये थोड़ा आपने ध्यान देना है, यहां से सवाल आ सकता है, मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है। 2020 में ऑलरेडी जो है फर्टिलाइजर के रिगार्डिंग सवाल पूछा जा चुका है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है। एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर इज मार्केट ड्रिवन। अमोनिया विच इज इनपुट ऑफ द यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द नेचुरल गैस। सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर द फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, स्क्रीन को पॉज करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। दोस्तों घबराना नहीं है, आंसर गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, डजंट मैटर। अरे भैया गलत आंसर दोगे तभी तो सही आंसर तक पहुंचोगे ना। कुछ बच्चे आंसर देते ही नहीं है, फिर वो सोचते रहते हैं क्या करें क्या ना करें, वो हमेशा कंफ्यूजन बना ही रहता है। गलत रास्ते से भी आप सही जगह पहुंच सकते हो, गलत आंसर से भी सही जगह पहुंच सकते हैं। और यूपीएससी में तो ट्रिक बहुत काम करता है, जिसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एक और हमारे पास न्यूज है यहाँ पे, और ये न्यूज है हमारी किसको लेके, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को लेके न्यूज है। तो अभी अभी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज हुआ है, और उसके में जो है इंडिया के बारे में उन्होंने कुछ बातें बोली हैं, कुछ अच्छी कुछ खराब। देखिए पहली बात तो यह है कि भैया पॉवर्टी क्या होता है। पॉवर्टी का मतलब सिर्फ क्या पैसा होता है, या पॉवर्टी और तरीके की भी हो सकती है, ये सोचने वाली बात है। जो यूजली हम लोग पॉवर्टी बोलते हैं वो मनी रिलेटेड होती है, ठीक है। एक थ्रेशोल्ड होता है, उस थ्रेशोल्ड से कम अगर आपकी इनकम होती है तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो, उससे अगर वो ज्यादा इनकम होती है तो अबव पॉवर्टी लाइन हो। लेकिन पॉवर्टी दोस्तों सिर्फ मनी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है, पॉवर्टी बहुत तरह की हो सकती है। आज के टाइम पे आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूं, अगर आदमी कोई कच्चे घर में रहता है, ठीक है, और उसके पास साइकिल भी नहीं है, अब आपको नहीं पता उसकी इनकम कितनी है एग्जैक्टली टर्म्स में, लेकिन उसके कच्चे घर को देख के और उसके पास साइकिल भी नहीं है, आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि भैया ये गरीब है, लगा सकते हैं। मान लो किसी के घर में टैप वाटर की फैसिलिटी नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई वो तो गरीब है, समझ रहे हो। अगर किसी घर में पक्का फर्श नहीं है और और वहां पे मिट्टी से वो अभी भी यूज कर रहे हैं फर्श के नीचे, तब अंदाजा लगा सकते हो गरीब है। अगर किसी घर में बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं है, वो आज भी लोग जो दिया जला रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि भाई वो गरीब है। तो गरीब मतलब सिर्फ पैसे से नहीं होता है, गरीब होने के बहुत तरीके हो सकते हैं। और इस तरह की पॉवर्टी को जो मेजर किया जाता है अलोंग विद मनी और अपार्ट फ्रॉम मनी, उसे कहा जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। क्योंकि पॉवर्टी सिर्फ एक डायमेंशन नहीं होती है, पॉवर्टी की बहुत सारी डायमेंशन होती है। तो ये जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि पिछले 15 सालों में इंडिया ने बहुत जबरदस्त काम किया है, और 41.5 करोड़ लोग इंडिया में जो पहले गरीब थे वो गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं, अबव पॉवर्टी लाइन में आ चुके हैं। और ये एक तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, समझ के देखिए 40 करोड़ लोग इंडिया में गरीबी से बाहर आ गए भैया, सोचने की बात है। ये साउथ एशिया में पॉवर्टी को कंट्रीब्यूट करने के लिए इंडिया का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे है। इससे पहले इससे भी बड़ा कमाल चाइना ने किया, अभी चाहे वो कमाल यहाँ पे इंडिया कर रहा है। हालांकि इस रिपोर्ट में कोविड-19 की वजह से क्या इंपैक्ट हुआ वो बताया नहीं गया है। बिहार में इन्होंने कहा कि भैया बिहार में सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट टर्म में गरीबी कम हुई है। पिछली बार जब इन्होंने मेजर किया था तो आई थिंक 60-74 के लगभग वहां पे गरीबी थी, अभी वहां पे 34-35 के परसेंट के आसपास रह गई है। बट स्टिल बिहार में अभी भी सबसे ज्यादा पुअर लोग रहते हैं इंडिया के अंदर, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। और नीति आयोग की रिपोर्ट भी यही कहती है, सरकारी रिपोर्ट भी यही कहती है। दूसरे अलावा इन्होंने ये कहा, हालांकि इंडिया में गरीबी बहुत कम हुई है, इतने सारे लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं, लेकिन आज भी एब्सोल्यूट टर्म में इंडिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। 22 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया में गरीब हैं। दूसरे नंबर पे आता है नाइजीरिया, जिसके अंदर 9.5
करोड़ लोग जो हैं वो गरीब हैं। और गरीब अगर बच्चों की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा गरीब बच्चे भी रहते हैं। तो भाई अभी बहुत काम करना बाकी है, बहुत हम लोगों ने कर लिया है, रुकना नहीं है। और जहां तक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात है, इसके बारे में आपको बताता चलता हूं। देखिए मैंने किसी डेफिनेशन आपको बता ही दिया है। दुनिया की 100 डेवलपिंग कंट्रीज में जो इसको मेजर किया जाता है। अब भैया आप सीधी सी बात, आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर थोड़ी ना मेजर करोगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो मल्टी पॉवर्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है ही नहीं। तो सिर्फ 100 डेवलपिंग कंट्रीज और जो अंडर डेवलपिंग कंट्री हैं उनमें ये मेजर किया जाता है। किसके द्वारा रिपोर्ट बनाई जाती है? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। और ये किसके साथ मिलकर बनाता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर मिलकर बनाता है, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी रिलीज करते हैं। और ये हर साल रिलीज किया जाता है। ये इंस्टीट्यूशन के नाम आपको याद होने चाहिए, फिंगर टिप्स के ऊपर सवाल आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं देखिए। इस यहाँ पे जो है इस तरह के 10 इंडिकेटर होते हैं, और इन 10 इंडिकेटर के बेसिस पे आपकी गरीबी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को मेजर किया जाता है। इनमें से 2 इंडेक्स जो है हेल्थ फैक्टर से होते हैं, 2 इंडेक्स जो है वो एजुकेशन से होते हैं, और बाकी के जो इंडेक्स हैं वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, वाटर अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, फ्लोर, एसेट्स वगैरह। एसेट मतलब साइकिल, मोटरसाइकिल, वो सब आ गया। ठीक है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, इस तरह के ये इंडिकेटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है भैया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है या नहीं है। अगर इन सारे के सारे फैक्टर में से अगर 1/3 फैक्टर अगर सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर 1/3 और इससे ज्यादा फैक्टर अगर सेटिस्फाई होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप गरीब हो। और अगर 2/3 से ज्यादा अगर फैक्टर होते हैं तो भैया आप एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली गरीब हो। हाफ से ज्यादा या 2/3 से ज्यादा आप एक्सट्रीमली गरीब हो। तो ये इसके बारे में डिसाइड किया जाता है, और इसके बेसिस पे इन्होंने इंडिया की रिपोर्ट यहाँ पे इशू की है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और ज्यादा इस डिटेल में नहीं जाऊंगा टॉपिक के, में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो बात करता है कि हाउ डज टोकनाइजेशन प्रिवेंट ऑनलाइन कार्ड फ्रॉड। अब देखिए यहाँ पे ना पूरा मामला क्या है, हल्का सा आपको बताता हूँ, इसकी हिस्ट्री में जाते हैं। बात यह है कि मान लो आपने अमेजोन पे गए और अमेजोन पे जाके आपने शॉपिंग किया। ठीक है, अब जब और आपने जो है वहां कार्ड से शॉपिंग किया, अपना कार्ड वहां पे, कार्ड ही कोई भी हो सकता है, डेबिट कार्ड भी हो सकता है और आपका क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है। तो आप वहां पे अपनी डिटेल डालते हो, अपना 16 डिजिट का जो पिन होता है, सीवीसी होता है, वो सब वहां पे डालते हो। अब उस कार्ड की डिटेल हमेशा के लिए जो है वो अमेजोन में सेव हो गई। देखिए आपका पासवर्ड सेव नहीं हुआ है, ठीक है, आपकी कार्ड की डिटेल सेव हो गई है। और यही फ्लिपकार्ट में होता है, यही हर जगह होता है। तो ये जो कंपनीज होती हैं आपके कार्ड की डिटेल को सेव कर लेती हैं। अब आरबीआई का ये कहना है कि भाई इसकी वजह से फ्रॉड हो जाता है। ठीक है, लोग चोरी कर लेते हैं, हैकिंग कर लेते हैं, तो आपकी कार्ड की डिटेल चली जाती है। आपकी कार्ड की डिटेल के थ्रू वो जो है क्या कर सकते हैं, चोरी चिकारी कर सकते हैं, फ्रॉड इस तरह के होते रहते हैं। तो इसके लिए सरकार ने, आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने कहा इन कंपनीज को कि भाई आप इनकी ना डिटेल्स वो सेव नहीं करोगे, आप कार्ड की डिटेल को सेव करने की बजाय टोकन का इस्तेमाल कीजिए। टोकन में आपके कार्ड की डिटेल्स नहीं होती हैं। ठीक है, अब ये पूरा मामला क्या है, कैसे काम करता है, हल्का सा आपको बता देता हूं। जैसे यू आर अ परचेजर, आप हो यहाँ पे, आपने अमेजोन के थ्रू जो है आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है, तो कैसे होती है थोड़ा आपको बताता हूं। देखिए क्या होता है, आप हो, आपने जो है कोई सामान परचेज किया, तो जो कंपनी है, मतलब जो मर्चेंट है, वो टोकनाइजेशन के प्रोसेस को शुरू करेगी। एक बार जब आपसे परमिशन मिल जाती है, आपसे परमिशन तो ली जाती है ना जब आप वहां पे एंट्री करते हो, तो जब आपसे परमिशन ली जाती है तो वो जो कार्ड का जो नेटवर्क होता है वो आपके बैंक के नेटवर्क को एक सिग्नल भेजता है कि भाई इस आदमी ने कार्ड यूज किया है। तो वो बैंक क्या करेगा, आपके कार्ड की डिटेल उस मर्चेंट को देने की बजाय आपके कार्ड के बिहाफ पे एक टोकन इशू करता है। टोकन आप ये समझ लीजिए कि हर टोकन एक खास ट्रांजैक्शन के लिए ही बना होता है। एक टोकन से सिर्फ आप एक ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो। वो टोकन स्पेशली उस खास चीज के लिए जनरेट किया गया है। तो एक बार जब वो टोकन जनरेट हो जाता है, फिर आपके पास आपसे जो है आपसे सीवीवी और उसका ओटीपी मांगा जाता है। एक बार जब आप ओटीपी को कंफर्म कर देते हो तो आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो पूरी हो जाती है। अब ये टोकन की डिटेल वो कंपनी शेयर कर लेती है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रांजैक्शन करोगे आपको नए टोकन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि भाई मान लो आपने दिल्ली से अगर चंडीगढ़ जाना है, तो
वही टिकट वहां पे काम करेगी, वो टिकट आपके दूसरे रूट पे काम नहीं करेगी भाई, उसी रूट पे काम करेगी। तो हर टोकन एक स्पेशल ट्रांजैक्शन के लिए डिसाइड किया जाता है। अब मान लो किसी ने हैक कर भी लिया, आपका अकाउंट हैक कर लिया, वो अमेजोन ही पूरा हैक कर लिया, उसके बावजूद भी उस आदमी के पास आपकी टोकन की, आपके कार्ड की डिटेल्स नहीं जाती हैं, टोकन की डिटेल जाती हैं। और टोकन की डिटेल जाने से कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वो तो एक ट्रांजैक्शन आपकी और हो चुकी है। ये बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। इसे कहते हैं टोकनाइजेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? टोकनाइजेशन। मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है, समझ में आ गया तो वेल एंड गुड है, नहीं समझ में आया तो इस आर्टिकल को आप खुद से भी जाके एक बार पढ़ सकते हो। बेसिकली इसका पर्पज यही था कि भाई ये जो फ्रॉड वगैरह होते हैं वो रोकना है, और 1 अक्टूबर के बाद, 1 अक्टूबर के बाद जो है ये एक तरह से मैंडेटरी इसको कर दिया गया है। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों पे होता है। व्हाई इट इज नेसेसरी? जो रेस्टोरेंट में जाते हो, एटीएम मशीन में जाते हो, या अमेजोन वगैरह कहीं पे भी जाते हो, मोबाइल फोन के ऐप का यूज करते हो, वो सारी चीजें में आपकी डिटेल ली जाती है। एक चीज आपको और बताता चलूं कि ये जो अभी तक फैसिलिटी है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के अंदर ही है। ठीक है, ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस के अंदर अभी तक ये फैसिलिटी नहीं दी गई है। ये थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी ये फैक्ट्स वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको आप यहाँ पे हटा सकते हो। ये जो एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है ऑलरेडी मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं। तो ये सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे है। जो आप दुकान पे जाके सामान खरीदते हो ना, अपने कार्ड को स्वाइप करते हो, जो पीओएस मशीन्स होती हैं, वहां पे ये काम नहीं करता है। हालांकि कई सारे बैंकों ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया हुआ है। जैसे क्या है कि अभी आप एटीएम में जब जाते हो तो एटीएम में आपको कार्ड स्वाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपने मोबाइल फोन का ऐप का यूज करके भी एटीएम मशीन से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। इस तरह की कई सारी चीजें जो है वो डाल रखी हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो पीओएस मशीन्स होती हैं, जो आप रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने जाते हो तो उसके अंदर आपका कार्ड डाल दिया जाता है, कार्ड डाल के आपकी ट्रांजैक्शन पूरी कर दी जाती है। कई बार क्या होता है, आजकल ऐसी पीओएस मशीन आ गई है, वो आपकी मैग्नेट जो होती है ना एटीएम कार्ड के ऊपर, उसको रीड कर लेता है, उस डेटा को स्टोर कर लेता है। तो कई बैंक ने क्या किया, आपको कार्ड इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिर्फ उसके ऊपर टैप करिए और टैप करने से आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है। ये इन्हीं तरह के फ्रॉड वगैरह को कम करने के लिए किया गया है। और इसी एक और सीरीज में आरबीआई ने टोकनाइजेशन को भी लॉन्च यहाँ पे किया है। ठीक है, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। बेसिकली रिपीट कर देता हूं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि फ्रॉड को रोकना है। जो कंपनीज होती हैं वो आपकी कार्ड की डिटेल को फ्यूचर में सेव नहीं कर पाएंगी, सिर्फ टोकन सेव होगा, और एक टोकन एक खास ट्रांजैक्शन के लिए ही बना होता है। दैट्स इट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और टॉपिक है हिंदी इंपोजिशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स। देखिए, जब भी हिंदी लैंग्वेज को इंपोज करने की बात आती है तो सदर्न स्टेट्स के अंदर, खासकर तमिलनाडु के अंदर, बहुत ही फियर्स रिस्पॉन्स वहां से आता है। और अब दोबारा से तमिलनाडु के अंदर उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी मोदी जी को फोन किया, और वहां पे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। तमिलनाडु के लोगों का ये कहना है, सरकार का ये कहना है कि हमारे ऊपर हिंदी को थोपा जा रहा है, जिसे हम लोग किसी भी हालत में बर्दाश्त यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन ये भैया कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई कहाँ से? कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है एक रिकमेंडेशन से, जो कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज ने रिकमेंड किया है। इन्होंने ये कहा है कि भाई देखो, कुछ कुछ चीजें यहाँ पे चेंज की गई हैं। जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं ऑफ हायर एजुकेशन, इन्होंने ये कहा है कि हम यहाँ पे धीरे धीरे करके मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को जो है हिंदी में करेंगे। अभी मोस्टली वहां पे इंग्लिश है। ठीक है, एक इन्होंने छोटी छोटी चीजें और कही कि भाई जैसे जो रेलवे स्टेशन होते हैं, ठीक है, या जो एयरपोर्ट्स होते हैं, या जो और चीजें होती हैं, यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को रिप्लेस करके उसको हिंदी में कर दिया। मतलब अगर आप कन्याकुमारी में जाते हो और वहां पे कोई ट्रेन स्टेशन पे आप जाते हो तो वहां पे हिंदी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनका यह कहना है कि या तो वहां पे इंग्लिश में मिलेगा या आपको तमिल में मिलेगा। अब मतलब इंग्लिश में नहीं मिलेगा, तमिल में और हिंदी में मिलेगा। इंग्लिश को रिप्लेस कर दिया गया है। तो ऐसी कुछ कुछ चीजें यहाँ पे हुई हैं, तो इन्होंने कहा है। अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो आपको बहुत अच्छे से पता है इस इशू के बारे में, आपने लक्ष्मीकांत को वगैरह को पढ़ा ही होगा। जब इंडिया में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि भैया हम लोग हिंदी को सपोर्ट करते हैं और हिंदी इंडिया की एकमात्र नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। लेकिन उस समय में भी सदर्न स्टेट से बहुत अपोजिशन हुआ था। फाइनली हम लोगों ने क्या कहा था कि 15 सालों तक हम लोग हिंदी और इंग्लिश को कंटिन्यू करेंगे, 15 साल के बाद हम लोग हिंदी पे शिफ्ट हो जाएंगे। कि एकदम से अचानक से आप हिंदी में शिफ्ट नहीं हो सकते, क्योंकि अंग्रेजों का जमाना था, सारा ट्रांजैक्शन सब कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही होता था। तो 15 साल के लिए किया गया था। तो बाद में क्या हुआ, 1965 के बाद इंग्लिश को हटा के हिंदी को किया जाना था। लेकिन 15 साल में तो कुछ नहीं होता है। 15 साल के बाद भी
जब ये चीजें की जाने लगी तो तमिलनाडु के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए और फिर डिसाइड किया सरकार के द्वारा कि भाई हम लोग हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज रखेंगे सेंटर के अंदर। बाकी हर जो स्टेट होती है वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को अपने हिसाब से बना सकती है, डिक्लेयर कर सकती है। ये तो पूरा मामला उस समय चल रहा था और ये आज का मामला नहीं है, बहुत पुराना मामला है। 1937 की बात है ये, जब जो राजगोपालाचारी जी हैं, सी राजगोपालाचारी, वो मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, मद्रास प्रेसिडेंसी के। उन्होंने वहां पे कुछ स्कूलों के अंदर हिंदी को जो है वो इम्पोज कर दिया था, लेकिन उनका भी बहुत बुरी तरह से उस समय विरोध हुआ था और वो विरोध चलते चलते फिर आज़ादी के बाद भी हुआ। फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने इंश्योर किया कि हम लोग हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी कंटिन्यू रखेंगे और फिर हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है अभी, ठीक है, वो भी थोड़ा हिंदी की फेवर में बात करती है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। और जो नेशनल हाईवेज वगैरह है मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे हिंदी में साइन बोर्ड लगाए गए हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें जो है यहाँ पे की गई हैं। बाकी अभी प्रेजेंट प्रपोजल तो यही है। प्रेजेंट प्रपोजल पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा ये भी दिया गया है कि भैया जो आईआईटीज हैं, आईआईएम्स हैं और जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स हैं, एम्स वगैरह, यहाँ पे भी हम लोग धीरे धीरे क्या करने वाले हैं, हिंदी को प्रमोट करेंगे। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे दो चीजें हैं। सरकार ने अपनी तरफ से क्या सफाई दिया है, सरकार ने ये कहा है कि इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ऑल टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन विल बी परमिटेड ओनली वेयर इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, एज द आइडिया इज टू रिप्लेस द लैंग्वेज ग्रेजुअली विद हिंदी इन द। उन्होंने ये कहा है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जहां पे इंग्लिश एसेंशियल हो जाती है, जैसे आईआईटी, आईएम और एम्स वगैरह, यहाँ पे अभी हम लोग इंग्लिश को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वहां पे भी हिंदी को प्रमोट किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है मध्य प्रदेश के अंदर अभी एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर की बुक्स को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में एमबीबीएस वाले कोर्स पूरी तरह से इंग्लिश में किए जाएंगे। यहाँ पे तो जो छोटी चीजें और भी हैं, जो सेंट्रल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे आपका यूपीएससी का एग्जाम होता है, यहाँ पे पेपर आपका इंग्लिश में सेट होता है और हिंदी में सेट होता है। धीरे धीरे ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग हिंदी को रिप्लेस करके या तो रीजनल लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश में, हिंदी में करेंगे। तो उसको लेके भी विरोध हो रहा है कि भाई आप इंग्लिश को क्यों हटा रहे हो यहाँ से। देखो आपको बताता चलो कि 1979 तक यूपीएससी का जो पेपर होता था वो सिर्फ इंग्लिश में बनता था। 1979 के बाद जब जनता गवर्नमेंट वहां पे आई तो उन्होंने उसको हिंदी में भी छापना शुरू किया, तो आज दोनों लैंग्वेज में ही वो पेपर छपता है। बाकी ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं लैंग्वेज को लेके। पुराना मुद्दा है, कोई नया मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ इसके अंदर हल्का फुल्का कुछ डेवलपमेंट होगा तो इसको डेफिनेटली जाके करेंगे। हमारा जो 8th शेड्यूल है वो लैंग्वेजेस की बात करता है, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है। यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, अब ये बताइए कोंकणी लैंग्वेज को जो है कब इंक्लूड किया गया था हमारे 8th शेड्यूल के अंदर। साथ के साथ अब ये भी बताइए संथाल, ठीक है, संथाली को भी इंट्रोड्यूस किया गया था 8th शेड्यूल के अंदर, कब डाला गया था? कमेंट सेक्शन में नीचे बताओगे, मजा आएगा और आपको भी मुझे भी। ठीक है जी, चलिए जी। एक आर्टिकल है यहाँ पे जो लिखा गया है M.K. नारायण जी के द्वारा, और ये फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे हैं। तो यार इनकी आप देखोगे ना डेजिग्नेशन, पूरा दिन निकल जाएगा। बट एनीवेज मुझे लगा था कुछ दमदार चीजें लिखेंगे। इन्होंने साइबर थ्रेट के बारे में बेसिकली लिखा हुआ है, बट इन्होंने बहुत बेसिक बेसिक चीजें लिखी हैं। जो भी लिखा है थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई यूजुअली क्या होता है, कन्वेंशनली नेशंस के बीच में लड़ाई कैसे होती है, मिलिट्री के थ्रू होती है, आर्मी के थ्रू होती है, नेवी के थ्रू होती है। लेकिन एक नया थ्रेट आ रहा है जिसे कहते हैं साइबर थ्रेट। 21st सेंचुरी में लड़ाइयां सिर्फ एयरफोर्स और मिलिट्री के द्वारा नहीं लड़ी जाती हैं, लड़ाइयां जो है वो कंप्यूटर से भी लड़ी जाती हैं, प्रोग्रामिंग से भी लड़ी जाती हैं, हैकिंग से भी लड़ी जाती है। साइबर थ्रेट इज अ रियल प्रॉब्लम। इट इज बिकमिंग लाइक ए हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर। हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर वो होता है जिसका आप एक सर काट देते हो तो उसे 2 सर निकल जाते हैं। तो साइबर थ्रेट आज के समय में ऐसा थ्रेट हो गया है, एक थ्रेट को अगर आप पहचानते हो तो दूसरा थ्रेट सामने आ जाता है, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, इट इज हार्डली कन्फाइंड टू एनी वन डोमेन। और ये जो साइबर थ्रेट है वो हर जगह पे है, वो मिलिट्री में भी है, वो डिफेंस फोर्सेस में भी है, वो आपके बैंकिंग सेक्टर में भी है, वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है, वो हर जगह घुस गया है। कोई एक जगह पे हो तो भैया टारगेट करे, हर जगह पे कैसे सोल्व करेंगे, तीनों की बात है। तो इन्होंने कहा है कि ये सिविलियन स्फीयर के अंदर भी आ गया है। एग्जांपल आपको देता हूं, अभी आईआईटी के लिए एग्जाम होने वाले थे, एंट्रेंस टेस्ट। एक रशियन भाई साहब थे, वो दिल्ली में बैठ के उन्होंने क्या किया, आईआईटी की वेबसाइट को ही हैक कर लिया। चलिए जी, क्या करोगे अभी आप? वहां से पेपर को लीक कर दिया, और जिन लोगों ने इनको पैसा दिया था, मोटा पैसा 50 लाख रुपए 70 लाख रुपए में, वो एक बंदे से ले रहा था और उनको पेपर बता रहा था एडवांस में। सोच के देखिए, आईआईटी का पेपर जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी डिमांड करता है,
और उसकी होनी भी चाहिए। जिस तरह से आईआईटी का जो रिस्पेक्ट है भैया, उसका पेपर ही लीक हो गया, बैठ के वो आदमी कंप्यूटर से लीक कर रहा है उसके पूरे डेटाबेस को, और ये कोई नई बात नहीं है। आपका प्राइवेट डेटा जोमेटो स्विगी यहां से चोरी कर लिया जाता है, लोगों के बैंक डिटेल जो है वो चोरी कर लिए जाते हैं उनके लैपटॉप से। साइबर थ्रेट इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। अनफॉर्चुनेटली हम उसको उतनी अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं जितनी अटेंशन उसके लिए दी जानी चाहिए थी। तो ये एकदम से बहुत बड़ा उभर के आएगा। कई स्टेट तो ऐसे हैं जैसे रशिया, नॉर्थ कोरिया वगैरह, चाइना, इनके पास तो पूरी साइबर आर्मी है। किसी देश को बर्बाद करना होता है मिनटों में कर देते हैं साइबर थ्रेट के थ्रू। खैर, तो कुछ प्रॉब्लम्स इन्होंने बताई हैं, कुछ सॉल्यूशन इन्होंने यहाँ पे बताए हैं, थोड़ा इसको देख लेते हैं। ज्यादा वो कुछ नहीं बताया गया है। एक प्रॉब्लम है यहाँ पे ग्रे जोन ऑपरेशन, ये एक नई टर्म है आपके लिए, आपको शायद इसके बारे में पहले नहीं सुना होगा। ग्रे जोन ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि जब दो कंट्री के बीच में लड़ाई होती है, अब मान लो यहाँ पे लड़ाई हुई 1950 में, इंडिया और, चलो यहाँ पे 65 कर देते हैं, 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई, फिर 1971 में दोबारा से लड़ाई हुई। तो ये बीच वाला जो एरिया होता है, इस बीच में जो लड़ाई होती है उसे कहा जाता है ग्रे जोन ऑपरेशन। अब ये डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट नहीं होता है, ठीक है, ये कोई मिलिट्री डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन कन्फ्लिक्ट है, हिडन कन्फ्लिक्ट है, पर्दे के पीछे होता है। तो जो पर्दे के पीछे ऑपरेशंस होते हैं ना, उसे कहते हैं ग्रे जोन ऑपरेशन, जो होते हैं बिटवीन अ टाइम पीरियड ऑफ एक्चुअली अटैक, एक्चुअल वॉर एंड पीस, इसके बीच में जो होता है ना, दिस इज कॉल्ड ग्रे जोन ऑपरेशन। तो आजकल जो साइबर थ्रेट होते हैं, साइबर अटैक होते हैं, वो ग्रे जोन ऑपरेशन के अंदर ही आते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि चाइना ने जो है किसी कंट्री के कंप्यूटर को हैक कर लिया और चाइना के साथ लड़ाई हो गई, नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। तो दीज आर कॉल्ड ग्रे जोन ऑपरेशंस। ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन को डिस्टोर्ट किया जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है, हेट स्पीच, वो सारी चीजें, फेक न्यूज, तो वो भी एक अपने आप में ही बहुत बड़ा थ्रेट है। क्योंकि भैया फेक न्यूज के चक्कर में आजकल बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो गई। आप कैम्ब्रिज एनालिटिका को देखिए भैया, अमेरिका का पूरा इलेक्शन ही चेंज कर दिया गया। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने फेसबुक का यूज करके वहां पे लोगों को इन्फ्लुएंस किया। तो ये भी तो एक तरह का साइबर थ्रेट ही होता है। जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं, वो लोग भी साइबर थ्रेट का यूज करते हैं फ्रॉड करने के लिए, आपकी आइडेंटिटी को चुराने के लिए, या फिर टेररिस्ट लोगों को रिक्रूट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस में भी बहुत भयंकर तरीके से साइबर थ्रेट का यूज हो रहा है। दोनों तरफ से वो चीजें यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ थ्रेट हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं? सॉल्यूशन ऐसा हो सकता है वर्सटैलिटी एंड द इमेजिनेटिव थिंकिंग। तो थोड़ा सा हमें क्रिएटिव होना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग साइबर थ्रेट करते हैं, साइबर अटैक करते हैं, वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, नए नए तरीके निकालते हैं आपके ऊपर अटैक करने के। कभी ईमेल के थ्रू, कभी मैसेज के थ्रू, ठीक है, हर कभी किसी भी चीज के थ्रू हो सकता है, व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू। तो आपको भी थोड़ा सा इमेजिनेटिव होना पड़ेगा ताकि आप उसका सोल्यूशन निकाल सको। इंडियन मिलिट्री ने डिमांड की है सरकार से कि हमारे पास एक अलग से साइबर कमांड होनी चाहिए, ताकि जो अटैक वगैरह होते हैं उसको हम लोग टैकल कर सके। तो इसके बारे में सरकार को डेफिनेटली सोचना चाहिए। उसके अलावा जो कई ऐसे स्टेट्स हैं जैसे रशिया है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, इसराइल है, ये भयंकर तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट करती है ऐसे प्लेयर्स को जो दूसरी कंट्री के अंदर साइबर अटैक करते हैं, ठीक है, उनके बैंक डिटेल वगैरह चुरा लेते हैं, वो सारी चीजें हैं। तो ऐसे स्टेट्स को भी थोड़ा हम लोग एनफोर्स कर सकते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बनाने के लिए। हालांकि यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब इस तरह के साइबर अटैक होते हैं तो आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते हो कि वो कहाँ से हो रहा है। अनोनिमिटी जो है ना साइबर थ्रेट में सबसे बड़ी चीज है। अब आप दिल्ली में बैठ के आप जो है मान लो किसी बैंक का, अमेरिका के किसी बैंक को आप हैक कर सकते हो, लेकिन वो आपकी लोकेशन कभी भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे एग्जैक्ट, क्योंकि आप अपनी लोकेशन को, अपने आईपी एड्रेस को छुपा सकते हो, उसके आईपी एड्रेस को कहीं और भेज सकते हो, तो स्वीडन, ब्रिटेन, कहीं पे भेज सकते हो। अनोनिमिटी बहुत बड़ा इशू यहाँ पे होता है। तो कुछ स्टेट उसको यूज करते हैं, डेफिनेटली उनके बिहेवियर को भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे बनाने की जरूरत है, ठीक है। ये है, इन्होंने कुछ सॉल्यूशन यहाँ पे सजेस्ट किए हैं। तो थोड़ा अगर आपको आंसर यहाँ पे लिखना है तो आप एक क्वेश्चन बना के आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, कहीं से क्वेश्चन कैसे लिखें, हाँ ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए मैं अलग से लिख देता हूँ। इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ
डिजिटल वर्ल्ड डिस्कस द थ्रेट्स posed by cyber domains, suggest some measures as well. ठीक है, measures. This is 150 words and 10 marks. अब ये लिख सकते हो, इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड डिस्कस द थ्रेट्स पोज्ड बाय साइबर डोमेन्स, सजेस्ट सम मेजर्स। तो यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल भी दे सकते हो, जैसे अभी रशिया के अटैक वाला आप एग्जांपल डेफिनेटली यहाँ पे डाल सकते हो। उसके अलावा स्विगी, जोमेटो वगैरह वो सब चीज़ें होती हैं, उनका जो डेटा लीक होता है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो कुछ आपके पास एडिशनल आर्टिकल जैसे आप ये पढ़ सकते हो, ये पढ़ सकते हो, ये थोड़ा पढ़ सकते हो आप। जुडिशरी के रिगार्डिंग है, जो जुडिशल हमारी बेंच वगैरह होती हैं उसके बारे में है हल्का फुल्का, ठीक है। अगर आपका टाइम पास हो तो टाइम हो तो ये भी पढ़ सकते हो। तो इसके अलावा दोस्तों कुछ खास था यहाँ पे थी नहीं। आई होप हम लोगों ने सारे डायमेंशन यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में हम लोग आपसे जुड़े रहें और आप हमारे एनालिसिस को टाइम टू टाइम देखते रहें। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।